जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने रेलवे के लिए जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या अदर कोई एग्ज़ाम है उसके लिए एक सीरीज चलाया है। तो उसमें से 4 क्लासें हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे 5वीं क्लास। 405 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग 406 नंबर से देखेंगे। उम्मीद करेंगे जो भी साथी नहीं देखे हैं पिछली क्लास को जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक डीएनए अणु 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो यहाँ पे मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। अगला है गुणसूत्र कारक का वाहक हैं। अगला है मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होते हैं। तो ये आपका ए सही है, बी सही, लेकिन ये सी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए भी सही है, लेकिन क्या हो जाएगा? सी गलत है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, इसका डी आंसर सही होगा दोस्तों, क्योंकि हमने बताया है ए और बी सही है लेकिन सी गलत है। तो यहाँ पे देखो आपको गलत बता रहा है ये, क्योंकि यहाँ बी और सी गलत बता रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सी सही होगा ना। केवल ए और बी सही है लेकिन सी गलत है। अगला है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। तो इसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में डैश के या का शामिल होते हैं। तो विपरीत लिंगों 2 जनक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो संख्या में 46, लेकिन कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। अधिकांश 23 जोड़ी की बात ही करता है वो। अगला हो जाएगा, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो क्या होते हैं? एक X क्रोमोसोम। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ भी 23 जोड़ी होते हैं। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो इसमें हो जाएगा लैंगिक। अगला है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण डैश दिया है। तो ये हो जाएगा प्रबलता। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, डैश वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो वंशानुक्रम के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। इसलिए आंसर ए सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य जाति के एक समूह को उसके X क्रोमोसोम उसकी डैश प्राप्त होते हैं। तो X क्रोमोसोम माता से प्राप्त होते हैं, Y जो होता है X होता है माँ से, और Y पिता से। ठीक है। अगला देखेंगे, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो अभी हमने बताया था लिंग का निर्धारण पुरुष से होता है। यदि X और X का मेल होगा तो लड़की का जन्म होगा, और X और Y का होगा तो लड़के का जन्म होगा।
अगला है प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, उसे कहते हैं परिवर्तन। माता पिता से संतान में शामिल या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है, तो इसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, तो थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक विकार है। आगे देखेंगे मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होते हैं, तो या तो यक्स या तो वाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, तो इसका हो जाएगा 2। आगे देखेंगे उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता, तो हो जाएगा दैहिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 46। 23 जोड़ी संख्या में 46। अगला देखेंगे वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है, उसे कहते हैं प्रबल। अगला क्वेश्चन है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हैं। अगला क्वेश्चन है देखेंगे मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की प्रसिद्ध पद्धति द्वारा प्राप्त किया, तो ये स्वपरागण के द्वारा प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे डैश आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, तो DNA होते हैं, सभी को मालूम होगा कि DNA। अगला है 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 315। अगला है F2 जनरेशन में फिनोटीपिक अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एलील होते हैं, तो एलील आपके जीन का वैज्ञानिक रूप होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर 435 विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा यूजेनिक्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो यूजेनिक्स क्या हो जाएगा, यूजेनिक्स। अगला है वैज्ञानिक
जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो ये 84 में हुआ था, 1884। अगला है, इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होते हैं? तो ये होते हैं यक्स और वाई। आगे देखेंगे, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कारक क्या कहलाते हैं? बी ऑप्शन हो जाएगा, जीन। आगे देखेंगे, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई क्या होती? जीन होती है। आगे देखेंगे, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, विविधता क्या है? विविधता ये भी हो जाएगा इसका आंसर, सभी हो जाएंगे। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में अंतर, माता पिता की संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों में अंतर, उपरोक्त सभी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादी के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को डैश कहा जाता है? तो इसे ही हम आनुवांशिक, वहाँ कह भी रहा आनुवांशिक, आनुवांशिक आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विविधता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं? तो झुर्रीदार बीज, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। किसी को थ्योरी पढ़ना है इसकी तो आराम से पढ़ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो वाई गुणसूत्र जो होता है पुरुषों में पाया जाता है और एक्स महिलाओं में पाया जाता है गुणसूत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्योतिषीय संकेत। जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विभिन्नता। डैश प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भिन्नता, विभिन्नता हो जाएगा इसका भी आंसर। अगला है, डैश समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? विभिन्नता। 52 नंबर है, हो गया है। 53 नंबर देखेंगे, डैश परिवर्तन के एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं विकास। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? इसे कहेंगे विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है, पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी पौधे समान संततियाँ उत्पन्न करें। अगला है, यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है, यही सही है। अगला है, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो हो जाएगा प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, लैपलैंडरियोड।
अगला है होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सी, लिनियस के द्वारा। इधर कुछ नाम दिए हुए हैं, ज़रूर आप पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है होमो सैपियंस शब्द किसने गढ़ा था? तो फिर घुमा के आया, देखो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, लिनियस। अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा है हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? उसे कहते हैं समजात। अगला क्वेश्चन है मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं? अफ्रीका। अगला है मनुष्यों में क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो डैश में विकसित हुआ। तो ये इसका भी आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगला है मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है जीव की उत्पत्ति के बारे में आपैरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। आगे देखेंगे प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा प्रजनन। 67 नंबर निम्न में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा प्रजनन, ए आंसर हो जाएगा ए। अगला है अद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि? बी आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो ये मेसोजोइक इरा। अगला है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्राकृतिक चयन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टायरेनोसारस रेक्स। अगला है मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? तो बताएंगे वाइज होमिनिड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रो मैग्नन। अगला है जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन प्राकृतिक चयन। अगला है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो ये हो जाएगा एंथ्रोपिथेकस। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है
2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केंद्र सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा होमो नलेडी, ए आंसर हो जाएगा। अगला है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो हो जाएगा बी ऑप्शन होमो नलेडी। टैकीग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है, तो सरीसृपों और स्तनधारियों की। अगला क्वेश्चन है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तन हो जाएगा इसका आंसर उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है, उसे कहते हैं क्रमागत उन्नति। अगला क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसमें दिया था हाल्डेन ने। किसने? हाल्डेन। अगला है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, इसे कहते हैं जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, डी ऑप्शन। अगला हो जाएगा इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसायन वर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्म का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? इसे कहते हैं हम क्या? इकाई को मूल जीवधारियों के वर्गीकरण की इकाई को क्या कहते हैं? तो जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। अगला क्वेश्चन जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो हो जाएगा वंश। निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें? तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? तो इसका भी सी आंसर हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अगला क्वेश्चन है 5 जगत प्राणी में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? तो बताएंगे पोषक होता है, पोषक। अगला है वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वंश, जीनस कहते हैं जिसे, वंश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो इसमें केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आज 5वीं क्लास है। जो भी साथी 4 क्लासेस से पुरानी या पिछली क्लासें नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देख लें।
तो क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।